अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 2 केमिस्ट्री ऑफ द क्लास 9 विच इज अ बोहर एटॉमिक मॉडल। इस पूरे टॉपिक में हम बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। साथ में हम शेल्स ऑफ एटम, सबशेल्स ऑफ एटम and the numbers of electron that can be accommodated in shells and subshells इसको डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था about the discovery of electron, proton, neutron and discovery of nucleus and structure of atom, जो कि लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था। लेकिन उसके स्ट्रक्चर में कुछ ड्रॉबैक्स थे। उन ड्रॉबैक्स को मद्देनजर रख के और एक कॉन्सेप्ट जो कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम मैक्स प्लैंक था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक थ्योरी पेश की थी जिस थ्योरी का नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उस थ्योरी को यूज करके नील्स बोहर ने एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। अब उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपसे जो पहले वाली इस न्यू केमिस्ट्री की बुक से जो पहले वाली बुक थी उसमें ये सब कुछ बताया गया था डिटेल में। तो स्टूडेंट्स की शिकायत ये थी कि जब हमने ये कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करते तो फिर हमें पढ़ाई क्यों जाते हैं। तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। जब बुक्स में नहीं दिए हुए, आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए, तो उसको स्टडी करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम टू द पॉइंट बोहर एटॉमिक मॉडल पे जाएंगे और उसके बाद हम शेल्स और सब शेल्स को डिस्कस करेंगे। आइए जरा देखते हैं बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल बेटा कौन थे बेटा बोहर? इन 1913 नील्स बोहर सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया, क्या बेटा सजेस्ट किया? द स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर बेटा? ऑफ एन एटम। उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं, ये उनकी जो प्रपोजल था, जो ऑब्जर्वेशन थी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी थी, जो कि मैक्स प्लैंक ने प्रपोज की थी बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ही प्रपोज्ड और ही सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इनके अकॉर्डिंग एटम कैसा दिखता था बेटा? अकॉर्डिंग टू हिम एटम क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू हिम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कहां पर बेटा घूमते हैं? अराउंड रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं बेटा। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक पाथ्स दैट ही कॉल्ड, जिसको उसने बोला ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। ये कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्व करेगा इस न्यूक्लियस के गिर्द इस स्पेसिफिक पाथ में। तो हमने यहाँ पर एक पाथ लगा दिया, एक हमने सर्कल लगा दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से कोई और इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल, तो वो यहाँ पर ऐसे। तो उसने कहा कि एटम के गिर्द इस तरह से कुछ पाथ हैं, कुछ रास्ते हैं, जिसको उसने ऑर्बिट्स का नाम दिया या फिर शेल्स का नाम दिया कि इन ऑर्बिट्स में और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। एक बात बेटा यहाँ पर आपको क्लियर करता चलो कि एटम के गिर्द इस तरह की कोई गोल लाइनें बनी हुई नहीं होती। अब इस चीज को हम कैसे समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से उठकर जाते हैं बाहर, मुझसे इजाजत लेके सर हम पानी पीने जा रहे हैं, और आपको प्रिंसिपल बुला लेती हैं क्लास में, अपने ऑफिस में, और आपसे पूछते हैं कि सर जहांजेब कहाँ है। अब आप उन्हें क्या बताएंगे कि सर जहांजेब क्लास में है। वो आपसे पूछेंगे नहीं मुझे पता है एग्जैक्ट सर जहांजेब कहाँ है। अब सर जहांजेब ड्यूरिंग लेक्चर लेते हुए वो तो मूव कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से चलते हैं यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ से चलते हुए वापस इधर। ये सर जहांजेब,
यहां पर है क्लास में। आप उन्हें बताएंगे कि जी सर जहां से जो हमारी क्लास है ये यहाँ पर व्हाइट बोर्ड लगा है हमारी क्लास का, सर जहां से पढ़ा रहे थे जब मैं क्लास से बाहर आया हूँ तो सर जहां से यहाँ पर थे, लेकिन वो यहाँ पर मूव कर रहे थे इधर। इसका मतलब यह हुआ कि आपने प्रिंसिपल को मेरे मुताबिक मेरी पोजीशन बताने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बता दी कि मैम ये लाइन है, यहाँ पर कहीं भी हो सकती है सर जहां से। तो फिर मैम को पता चला कि अच्छा सर जहां से यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है मेरी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये असल में है तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर ऐसी लाइन कुछ भी नहीं है। तो ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, किसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए? मेरी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। इसी तरह से बेटा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस लगा दी जाती हैं, सर्कुलर लाइंस लगा दी जाती हैं, कुछ सर्कल्स ड्रा कर दिए जाते हैं, किसकी पोजीशन बताने के लिए? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अभी फिलहाल हम इनिशियल लेवल पर हैं, तो हम समझने के लिए यही देख लेंगे कि न्यूक्लियस जो है उसके गिर्द कुछ सर्कल में रास्ते बने हुए होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं, कुछ सर्कल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट्स बोलते हैं या फिर शेल्स बोलते हैं। तो नील्स बोहर ने भी यही कहा था कि न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। कहां गर्दिश करते हैं? कुछ खास रास्ते होते हैं, इन स्पेसिफिक पाथ्स, जिसको फिर उसने क्या कहा? ही कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स, जिसको उसने फिर शेल्स बोल दिया या फिर बेटा क्या बोल दिया? ऑर्बिट्स बोल दिया। इसके अलावा नील्स बोर ने कहा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके गिर्द मूव कर रहे हैं तो हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो फिक्स्ड होगी, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ही रास्ते में अपने अपने ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी भी बेटा यहां पर क्या होगी? फिक्स्ड होगी। तो हम यहां पर इसको मजीद लिख सकते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन present in the orbit of fixed energy, हर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में मौजूद होगा? उस ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? फिक्स एनर्जी होगी। तो फिर अगर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी उसी से ही मैच करनी चाहिए बेटा। तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या होगी? फिक्स्ड होगी। हेंस इलेक्ट्रॉन पोजेस, इलेक्ट्रॉन भी रखेगा क्या? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या होगी बेटा? फिक्स्ड होगी। अब बात यह है कि जैसे अभी मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया, हम जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, हम कहते हैं जी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये है एक इलेक्ट्रॉन, और पूछा गया कि क्या ये इलेक्ट्रॉन स्टिल है? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है। किसने बताया? नील्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब वो किस में मूव कर रहे हैं? सर्कल में मूव कर रहे हैं। कौन से वाले सर्कल में? इस सर्कल में। ये यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है। इसी तरह से क्या एटम के गिर्द फिर सिर्फ यही एक ही रास्ता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए, जबकि उसमें इलेक्ट्रॉन तो एक से ज्यादा हो सकते हैं? तो वो क्या सारे इलेक्ट्रॉन फिर किसी एक ही जगह पे मूव करते रहेंगे? नहीं, वो कहता है ऐसा नहीं है, ऐसे और भी सर्कुलर ऑर्बिट्स हो सकते हैं। तो हम मुख्तलिफ सर्कुलर ऑर्बिट्स बना लेते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट्स, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। इसी तरह से ये एक और सर्कुलर ऑर्बिट, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। इसी तरह से ये एक और सर्कुलर ऑर्बिट, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो हर ऑर्बिट में और शेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। उस ऑर्बिट और शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है, इसी वजह से उसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बेटा क्या है? फिक्स्ड है और क्वांटाइज्ड है। अब यहां पर बेटा बात डिस्कस करने वाली ये है कि जैसे मैंने यहां पर कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिट ऑफ द फिक्स्ड एनर्जी, हेंस इलेक्ट्रॉन पोजेस द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर वो ऑर्बिट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता है तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रखेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
इस ऑर्बिट की एनर्जी जैसी होगी। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है फिर इसकी एनर्जी अपने ही ऑर्बिट से मूव करेगी, सॉरी अपने ही ऑर्बिट से मैच करेगी। इसी तरह से जो इस शेल में है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिर अपने शेल के अकॉर्डिंग होगी। और इसी तरह से जो ये शेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी फिर अपने शेल के अकॉर्डिंग होगी। अब बात यह कि क्या इन सब इलेक्ट्रॉन्स की या इन सब शेल्स की एनर्जी सेम है या फिर डिफरेंट है बेटा। उसके लिए हम यहां पर देख लेते हैं बेटा, द इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है प्रेजेंट कहां पर बेटा, नियर टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के करीब है बेटा, पोजेस वो रखता है बेटा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ जी, एक और बात कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगली बात क्या है बेटा, सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट लार्जर डिस्टेंस, जो कि ज्यादा फासले पर होगा, लार्जर डिस्टेंस किससे ज्यादा फासले पर, टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अगर वो ज्यादा फासले पर होगा, पोजेस वो रखेगा क्या बेटा, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी की मिकदार क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हैं उनकी एनर्जी क्या है, कम। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर चलते चले जाएंगे उनकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। देखिए न्यूक्लियस से करीब, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस जिसको मैं R1 लिख देता हूं, इसी तरह से ये दूसरे शेल का डिस्टेंस जिसको मैं R2 लिख देता हूं, इसी तरह से बेटा तीसरे शेल का डिस्टेंस जिसको मैं R3 लिख देता हूं, इसी तरह से बेटा चौथे शेल का डिस्टेंस जिसको मैं R4 लिख देता हूं। अब देखिए न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो बेटा एनर्जी में भी क्या आता चला जा रहा है, चेंज आता जा रहा है। मैं एक बात बताऊं, यहां पर न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज है बेटा, नेगेटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। इन ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, एक बार देखते हैं। बिटवीन बिटवीन दरमियान में, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, मतलब इस न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, इसलिए तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं। अगर न्यूक्लियस ने इन्हें खींच के ना रखा होता तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आया हुआ, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन, ये अगर यहां मूव कर रहा है तो ये तो यहां से सीधा निकल जाता फिर, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियस के करीब। इसका मतलब ये है कि उसको एक फोर्स ऐसी है जो उसको बाहर जाने पे मजबूर कर रही है, लेकिन एक फोर्स ऐसी है जो उसको अंदर की तरफ आने पे मजबूर कर रही है, और यही फोर्स ज्यादा है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं मूव करता बल्कि आगे मूव करता चला जाता है। फिर आगे वही फोर्स दोबारा उसके अंदर अंदर की तरफ खींचती है तो वो थोड़ा सा और आगे मूव करता है, वहां से फिर वही फोर्स उसको दोबारा न्यूक्लियस की तरफ खींचती है तो वो आगे मूव करता चला जाता है। तो इसी फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के दरमियान में है बेटा। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको किसी एनर्जी से वो क्या कर रहा है बेटा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वो एनर्जी क्या है, द एनर्जी, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं द न्यूक्लियस, या आप लिख दिया ना, द बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। यहां पर मैं एक बात और लिख देता हूं, द पोटेंशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is
रिस्पॉन्सिबल, वो इस जिम्मे होती है, किस जिम्मे, फॉर द अट्रैक्शन, खींचने के, किसको खींचने के, फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ बेटा, टूवर्ड्स न्यूक्लियस। कि कौन सी फोर्स है जो उसको न्यूक्लियस की तरफ खींचने पे मजबूर करती है, द पोटेंशियल फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी आप इसको बोल सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती है न्यूक्लियस की तरफ खींचने पे। तो पोटेंशियल फोर्स का या पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, हम यहां पर लिख देते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर बेटा डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम। और अगर बेटा डिस्टेंस कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम यही बात जरा ऊपर देखें, जो ऊपर दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस, कहां पर बेटा, नियर टू द न्यूक्लियस, कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब है, अगर वो न्यूक्लियस के करीब है तो उनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम, पोजेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, उनमें जो एनर्जी की अमाउंट है, लेस अमाउंट ऑफ, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उनमें एनर्जी भी क्या है बेटा, कम है। अब इस एनर्जी के कम होने के कॉन्सेप्ट को हम जरा यहां पर देख लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, ये एग्जिस्ट करती है आपके पास माइनस फॉर्म में, फॉर एग्जांपल -2.34 कुछ भी। अब जितनी माइनस क्वांटिटी आपके पास बेटा कम होगी, हम उसको ज्यादा समझते हैं, और अगर वो माइनस में वैल्यू ज्यादा होगी तो हम उसको क्या समझेंगे, कम समझेंगे। यहां पर अगर नियर टू द न्यूक्लियस द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो यहां पर एनर्जी है, अगर डिस्टेंस क्या हो रहा है आपके पास, कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, और वो किस फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में, इंक्रीज माइनस की फॉर्म में हो रही है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि बेटा वो कम ही है। लेकिन अगर वो डिस्टेंस आपके पास बढ़ रहा है तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, माइनस की फॉर्म में कम हो रही है। अगर वो माइनस की फॉर्म में कम हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो बढ़ रही है बेटा। हम यहां पर लिख देंगे, द नियर द न्यूक्लियस possess less amount of energy, the electron possess at larger distance, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है, टू द न्यूक्लियस पोजेस हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा है। आपने जनरल यहां पर ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बेटा। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गई एनर्जी की बात कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। अब यहां पर हम अगर शेल्स को नाम दे दें, फॉर एग्जांपल ये शेल है आपके पास जिसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट शेल, मैं यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट, ये आपके पास है सेकंड शेल, ये आपके पास है बेटा थर्ड शेल, और ये आपके पास क्या है, फोर्थ शेल। ये एनर्जी लेवल्स हैं, शेल्स या एनर्जी लेवल्स कुछ भी। और इसके साथ साथ मैं इन्हें शेल्स के साथ साथ मैं इन्हें एक और नाम भी दे देता हूं बेटा। ये आपके पास है E1, ये आपके पास है E2, ये आपके पास है E3, और ये आपके पास क्या है बेटा, E4। और अभी मैंने आपको बताया है कि जो शेल या जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम, और जो और शेल या ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अब अगर इस शेल की एनर्जी कम है तो इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी कम होगी, और अगर E4 की एनर्जी ज्यादा है तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो हम एक ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन शेल्स। इस ऑर्डर को हम लिख सकते हैं कि E1 जो है आपके पास, E1 इसकी एनर्जी कम है किससे बेटा, E2 से, उसकी एनर्जी कम है बेटा किससे, E3 से, और उसकी एनर्जी कम है बेटा किससे, E4 से। E1 में जो शेल है उसकी एनर्जी कम, तो उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी कम। E2 का जो शेल है इसकी एनर्जी ज्यादा, तो उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी ज्यादा। इसी तरह से E3 के शेल की एनर्जी ज्यादा, उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा, और E4 वाले शेल की एनर्जी ज्यादा, उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी ज्यादा।
अब बात है कि क्या हम इन शेल्स का, शेल्स तो हमें पता चल गया कि कोई हाइपोथेटिकल सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, कुछ रास्ते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। हम इन्हें याद करने के लिए क्या करें, क्या टर्मिनोलॉजी यूज करें? तो उसके लिए हम देखते हैं बेटा शेल्स एंड सब शेल्स, शेल्स एंड सब शेल्स। इन शेल्स और सब शेल्स को क्या बोलेंगे? द शेल्स आर नेम्ड एज, उन शेल्स के हमने नाम रखे हुए कैसे बेटा? के शेल, एल शेल, एम शेल और बेटा एन शेल। के, एल, एम एंड एन शेल। बेटा जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल ये वाला, मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट शेल वो कौन सा शेल है बेटा? के। दूसरा शेल है एल, तीसरा शेल एम और चौथा शेल क्या है बेटा? एन। ये हम यूं लिख सकते हैं कि जो के शेल है इसके लिए ये इस एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। मतलब नंबर 1 मतलब पहला नंबर वाला शेल। एन को आपने बोल देना नंबर 1 मतलब पहले नंबर वाला शेल। तो पहले नंबर वाले शेल का क्या नाम है? के शेल। इसी तरह से दूसरे नंबर वाले शेल का क्या नाम है? एल शेल। इसी तरह से तीसरे शेल वाले नंबर का नाम क्या है? एम शेल। और इस तरह से चौथे नंबर वाले शेल का नाम क्या है? एन शेल। मतलब के लिए एन की वैल्यू 1, एल के लिए एन की वैल्यू 2, एम के लिए एन की वैल्यू 3 और एन शेल के लिए एन की वैल्यू क्या है बेटा? 4। के, एल, एम एंड एन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि के शेल की एनर्जी सबसे कम है, एल शेल की एनर्जी उससे ज्यादा, एम शेल की एनर्जी उससे ज्यादा और एन शेल की एनर्जी उससे भी क्या है बेटा? ज्यादा। ये तो हो गए 4 शेल्स। अब देखते हैं कि इन शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं बेटा। वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो, उसके लिए एक फार्मूला हम यहां पर लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड इन, यहां पर लिख देता हूं 2 एन स्क्वायर। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है बेटा? इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन के शेल, एल शेल, एम शेल या फिर एन शेल। अब मैंने आपको बताया कि एन क्या है? वो नंबर है शेल का। फॉर एग्जाम्पल अगर वो हमसे पूछे कि जी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, हम उसको सिंपल यहां पर बता सकते हैं बेटा। ये देखें के लिए, के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या है? 1। तो हम इस फार्मूले में एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। एंड 2 एन, उस एन की जगह पे क्या पुट कर दे बेटा? 1 और यहां पर क्या? स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1। उसी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 2। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। इसी तरह से अगर हम देखें एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 2। और एल के लिए एन की वैल्यू क्या है? 2। तो इस फार्मूले में हम एन की जगह पे 2 पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4। 4 2 जा 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखें बेटा, ये 2 2 4, इसी तरह से 2 6 और ये बेटा 2, सॉरी ये 2 8। तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से देखते हैं कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब वो एम के लिए एन की वैल्यू क्या है? 3। तो इसी फार्मूले में हम 3 पुट कर देंगे। 2 यहां पर 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं किसमें बेटा? एम शेल में। अब मैं 18 इलेक्ट्रॉन यहां पर ड्रा नहीं करने जा रहा, मैस क्रिएट हो जाएगा बेटा। एन के लिए, एन शेल के लिए एन की वैल्यू क्या है? 4। तो इसी फार्मूले में हम एन की जगह पे क्या पुट कर देते हैं बेटा? 4 2, ये 4 उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 16 2 था बेटा 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं किसमें बेटा? एन शेल में। क्लियर होगी बात? ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में बेटा 32 इलेक्ट्रॉन। ये तो थी शेल की बात। अब आइए जरा देखते हैं सब शेल्स क्या है। सब शेल्स, सब शेल्स
यहां पर लिख देते हैं ईच शेल इज फर्दर, मजीद, कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होता है बेटा, कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स। हर शेल मजीद किस पे मुश्तमिल होता है बेटा? सब शेल में। आप इस बात को मैं आपको समझाने के लिए जरा यहां पर देख सकता हूं बेटा। हम ऐसा करते हैं कि इस पिक्चर पे ऊपर या ये एक एटम है, उस एटम में हमें ये शेल्स नजर आ रहे हैं। हम बड़ा ही हाई रेजोल्यूशन, हाई मैग्नीफाइंग पावर का एक इस पे हम कैमरा लगा देते हैं और हम इसको जूम करके देखते चले जाते हैं। जब बेटा हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये हमें मजीद भी वहां पर भी एक ही लाइन नजर आती है। मतलब पहले भी ये एक लाइन थी, जब हमने इसे जूम करके देखा उस वक्त भी हमें ये एक ही लाइन नजर आ रही है। लेकिन ये जो दूसरी लाइन थी, जूम करने के बाद ये एक लाइन नहीं बल्कि ये हमें कितनी लाइनें नजर आती हैं? दो। इसी तरह से ये जो तीसरा शेल था, ये मैग्नीफाई करने के बाद ये एक लाइन हमें नहीं नजर आ रही बल्कि कितनी लाइनें नजर आ रही हैं? तीन। इसी तरह से ये जो चौथा शेल था, मैग्नीफाई करने के बाद ये कितनी लाइनों में बेटा स्प्लिट हो गया? कितनी लाइनें हमें नजर आ गई बेटा? चार लाइनें नजर आ गई। इसका मतलब ये कि ये जो फर्स्ट शेल है, इसके अंदर मजीद कोई डिवीजन नहीं है। जो दूसरा शेल है, इसमें दो लाइनें नजर आने का मतलब ये है कि ये मैग्नीफाई करने से हमें दो नजर आ रही है, लेकिन हमें सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन से ये हमें एक ही लाइन नजर आ रही है। इसका मतलब ये कि जो एल शेल है, ये मजीद कितनी लाइंस में, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? टू पार्ट्स में। मतलब इसके मजीद कितने सब शेल हैं? दो सब शेल। इसी तरह से ये जो तीसरा शेल है, इसमें मजीद कितने सब शेल हैं? आपने उन सब शेल को लाइंस के अकॉर्डिंग देखना है, तीन सब शेल। इसी तरह से ये जो चौथा शेल है, इसमें मजीद कितने सब शेल है बेटा? चार सब शेल। इसका मतलब ये हुआ कि हर शेल के अंदर जो सब शेल है वो डिपेंड करते हैं उसके एन की वैल्यू पे। अगर के शेल के लिए एन की वैल्यू 1 है तो उसमें सब शेल भी कितना होगा? एक। एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2 है, देखिए एल शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी है? 2, तो उसमें सब शेल भी कितने होंगे? 2। एम शेल के लिए एन की वैल्यू 3 है तो उसमें सब शेल भी कितने हैं? 3। और अगर एन शेल के लिए एन की वैल्यू 4 है तो उसमें सब शेल भी कितने हैं बेटा? 4। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, नंबर ऑफ सब शेल, number of subshells depends on the value of n for shell, value n for shell, के उनके जो सब शेल की तादाद है, उसकी तादाद किस पे डिपेंड कर रही है? उस शेल की एन की वैल्यू पे। उस शेल की एन की वैल्यू पे हम उसको बेटा यहां पर जरा देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 के शेल, एन की वैल्यू क्या है बेटा? यस, फॉर के शेल एन इज इक्वल टू 1। सो इट कंसिस्ट ऑफ, सो इट हैज हाउ मेनी सब शेल बेटा? यस, ओनली वन सब शेल, वन सब शेल। तो इसमें सब शेल भी कितने होंगे बेटा? वन सब शेल। और उसी सब शेल का नाम क्या है? एस। एस नेम क्या है उसका? एन सब शेल नेम्ड, लिख देते हैं नेम एस। एस स्टैंड फॉर बेटा स्फेरिकल, एस स्टैंड फॉर स्फेरिकल। इस स्फेरिकल नाम से हमने बेटा एस सब शेल उसका नाम रख लिया। आगे चलते हैं, फोर एल शेल, एल शेल के लिए देखते हैं बेटा। एल शेल के लिए एन इज इक्वल टू 2। देखिए एल शेल के लिए एन इज इक्वल टू क्या है बेटा? 2। सो इट हैज 2 सब शेल। तो इसमें सब शेल भी कितने होंगे बेटा? 2 सब शेल होंगे। नेम, जिनका नाम ये हो सकता है बेटा एस एंड पी, एस एंड पी। एस मीन स्फेरिकल एंड पी मीन प्रिंसिपल, स्फेरिकल और प्रिंसिपल। इसी तरह से बेटा फोर एम शेल, एम शेल में कितने सब शेल होंगे और उन सब शेल्स के नाम क्या होंगे? फॉर एन शेल, एन शेल के लिए, सॉरी, एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। सो इट हैज
3 सब शेल, तो उसमें सब शेल भी कितने होंगे बेटा? 3। कौन कौन से? नेम्ड एज, जिनका नाम हम यूं लिख सकते हैं एस, पी एंड डी। एस फॉर सफेरिकल, पी फॉर प्रिंसिपल एंड डी फॉर डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड एस सब शेल उसका नाम इसलिए सफेरिकल के, प्रिंसिपल और डिफ्यूज। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं हम एन सब शेल, सॉरी एन शेल फॉर एन शेल, एन इज इक्वल टू क्या है बेटा? एन शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। एन इज इक्वल टू 4, सो इट नेम्ड, सॉरी, सो इट हैज 4 सब शेल। तो उसमें कितने सब शेल होंगे बेटा? 4 सब शेल होंगे। कितने सब शेल? 4 सब शेल। नेम, जिनके नाम यूं होंगे बेटा, वही एक तो एस हो गया, एक पी, एक डी और एक क्या बेटा? एफ। सफेरिकल, सफेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, एंड फंडामेंटल बेटा। के में एक ही सब शेल जिसका नाम एस है, एल में 2 सब शेल एस और पी, एम के लिए 3 सब शेल होंगे मजीद, मतलब एस, पी और डी, और एन में 4 सब शेल होंगे एस, पी, डी और बेटा एफ। अब उन्हें एस, पी, डी, एफ मैंने यहां पर लिख दिया। एस स्फेरिकल, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज और एफ बेटा फंडामेंटल। अब आए जरा देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया था कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखते हैं जरा सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accommodated in subshells, number of electrons, number of electrons can be accommodated इन सब शेल के, सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? उसके लिए आपने एक फार्मूला याद कर लेना बेटा। उसके लिए आपने फार्मूला याद कर लेना 2 इंटू 2l प्लस 1, 2 इंटू 2l प्लस 1, ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। अब इसमें l क्या है बेटा? l एक नंबर है जो कि असाइन किया गया है इन सब शेल्स को। l क्या है बेटा? एक नंबर है जो कि असाइन किया गया है इन सब शेल्स को। आइए देखते हैं कि एस सब शेल के लिए, एस सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या है? एस सब शेल के लिए l की वैल्यू है इज इक्वल टू 0, पी सब शेल के लिए l की वैल्यू है इज इक्वल टू 1, डी सब शेल के लिए L की वैल्यू इज इक्वल टू 2 और F सब शेल के लिए L की वैल्यू इज इक्वल टू बेटा 3। हमने यही सब शेल पढ़े हैं ना, S, P, D और F। अब हम देखने जा रहे हैं कि इन सब शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो उसको हम देखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, 2 इंटू 2l प्लस 1। L क्या है? L एक नंबर है जो कि इन सब शेल को असाइन किया गया है। S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू बेटा 3। अब इन्हें बारी बारी हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं बेटा। 4 S सब शेल, 4 S सब शेल, S सब शेल के लिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? देखें S सब शेल के लिए आपके पास, S के लिए L की वैल्यू क्या है? 0, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2, L की जगह पे 0 पुट कर देंगे प्लस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, सो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये कि एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। दोबारा बता देता हूं, इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसी 0 में 1 ऐड करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, उसी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2। तो इसका मतलब एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं 4 पी सब शेल, कि पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
सेम उसी फार्मूले में सिर्फ एल की वैल्यू लिख देंगे जो कि पी को असाइन की गई है, फार्मूला वही है 2 × 2। अब पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में 1 + 1। देखते हैं 2 × 1 = 1, 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं बेटा 4 डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सेम वही फार्मूला हमने यूज करना है, सिर्फ डी के लिए जो एल की वैल्यू है वो हमने एल की जगह पे लिख देनी बेटा 2 एल की वैल्यू, डी के लिए एल की वैल्यू क्या बेटा 2 + 1, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, 5 × 2 = 10 बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं कि इसमें बेटा डी सब शेल में। इसी तरह से आए जरा देखते हैं एफ 4 सब शेल, 4 एफ सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? वही फार्मूला, सिर्फ हमने क्या करना है, इस एल की जगह पे हमने जो एफ की वैल्यू है, एफ के लिए जो एल की वैल्यू 3 वो पुट कर देनी है। तो 2 × 2 एल की वैल्यू क्या है 3 + 1, 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, 7 × 2 = 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं किसमें बेटा? एस सब शेल में। 14 इलेक्ट्रॉन्स किसमें आ सकते हैं बेटा? एस सब शेल में। आइए जरा इन्हें इकट्ठा करके देखते हैं कि शेल और सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम ऐड करें तो क्या शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते भी हैं या फिर नहीं होते? बेटा मैंने आपको बताया कि एस जो आपके पास फर्स्ट शेल है के शेल, इसमें कितने सब शेल हैं? एक सब शेल, और वो भी एस सब शेल, एस सब शेल। और एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। और यही बात हमने देखी थी कि के में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जो आपके पास है एल शेल, इसमें कितने सब शेल हैं? एस एंड पी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? 2। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? 6। तो 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और यही बात हमने अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2n² हमने कही थी कि एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसी तरह से एल और आपके पास एम, इसमें कितने सब शेल थे? 3। कौन कौन से? एस, पी और डी बेटा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 + 6 16 + 2 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन बेटा आ सकते हैं किसमें? एम शेल में। और ये हम पहले यहाँ पर लिख चुके थे, जो मैंने अप्रेस कर दिया कि एम शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं एन में कितने सब शेल? एस, पी, डी एंड बेटा एफ। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने? 6। डी में कितने? 10। और एफ में कितने बेटा? 14। तो टोटल मिला के आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं बेटा? 32 इलेक्ट्रॉन्स। 32 इलेक्ट्रॉन्स। और यही बात हमने देखी थी कि अकॉर्डिंग टू 2n² हमारे पास n में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैं जरा यहाँ पर 2n² वाला बेटा यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इसके लिए 2n² क्या बनेगा? 2, n की वैल्यू क्या है? 1²। तो 1 का स्क्वायर 1 = 2। इसके लिए 2n², इसके लिए l के लिए n की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। 2 का स्क्वायर बेटा 4, 4 × 2 = बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से 2 और m के लिए n की वैल्यू कितनी है बेटा? रेज कर दिया हमने, 3 बनती है बेटा। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = बेटा 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से n के लिए n की वैल्यू होती है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 = बेटा 32 इलेक्ट्रॉन। ये थी बेटा कहानी शेल्स की और सब शेल्स की, कि एटम्स का स्ट्रक्चर जो कि नील्स बोहर ने प्रपोज किया था वो कैसा है, फिर उसमें शेल्स क्या है, कितने कितने शेल्स हैं और हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हर शेल आगे सब शेल पर मुश्तमिल है, तो वो सब शेल्स कितने हैं, उनकी तादाद किस पर डिपेंड करती है, और हर सब शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा, वो हमने डिस्कस किया।
बेटा रियलिटी में एटम का स्ट्रक्चर और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन कुछ ऐसी नहीं है जो हमने अभी आपको समझाई है। ये इनिशियल लेवल पे समझने के लिए ये जरूरी है। हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो हमें सिंपल को समझना पहले जरूरी है, क्योंकि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो डिफ्यूज्ड है। तो उस डिफ्यूज को समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो हमें सिंपल स्ट्रक्चर को, एटम के सिंपल स्ट्रक्चर को और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट्स को बेटा समझना पड़ेगा। रियलिटी में एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो डिफ्यूज्ड हैं। डिफ्यूज किस तरह से बेटा, ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो बेटा इस तरह से डिफ्यूज्ड है, इस तरह से बेटा डिफ्यूज्ड है। तो ये इस तरह से, तो इनकी कोई एक स्पेसिफिक शेप हम नहीं कह सकते कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। हाँ, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है बेटा, क्वांटाइज्ड है। क्या है, क्वांटाइज्ड है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि इलेक्ट्रॉन या तो यहां पर हो सकता है या फिर यहां पर हो सकता है या फिर यहां पर, लेकिन इन दो सब शेल के दरमियान यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन द स्पेस बिटवीन टू शेल इज 0, कि दो शेल्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो क्या है बेटा, 0 है। तो शेल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन दो शेल्स के दरमियान वाली जो जगह है वहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस क्या होते हैं बेटा, 0 होते हैं। तो रियल में एटम का स्ट्रक्चर या एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है बेटा वो इस तरह से कुछ डिफ्यूज है। नील्स बोहर के बाद काफी सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पर काम किया और हमें एटम का स्ट्रक्चर सही तरह से समझाया, जिस पर मजीद हमारी आगे रिसर्च उसको सपोर्ट करती है कि हाँ ये स्ट्रक्चर ठीक है। तो वो बेटा एक हायर क्लासेस की स्टडीज है, लेकिन उससे पहले आपको 9th क्लास के लिए, 9th ग्रेड के लिए आपने फिलहाल एटम का स्ट्रक्चर इसी तरह से ही इस्तेमाल करना है। मैं शॉर्ट सी रिवीजन दे सकता हूँ। नील्स बोहर के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिन्हें शेल्स कहते हैं। हर शेल का एक नंबर है n इज इक्वल टू 1 2 3। उन शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी फिक्स्ड है, वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। फिर हर शेल आगे सब शेल्स पर मुश्तमिल है, उस सब शेल के नंबर और नाम भी फिक्स्ड है, और उन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बेटा क्या है, फिक्स्ड है। आपने इस पूरे आर्टिकल्स को लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। ये पूरा नील्स बोहर का मॉडल आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसमें आप नील्स बोहर का काम बताएंगे, शेल्स बताएंगे, सब शेल्स बताएंगे, और शेल्स और सब शेल में डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स। तो हमने दोनों की वाजिया बातें लिखनी है, शेल्स की भी और सब शेल्स की बेटा। और एमसीक्यूज भी आपसे इसमें से पूछे जा सकते हैं बेटा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।